हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास के हमारे परिवेश का पदार्थ। यह टॉपिक केमिस्ट्री का है। ठीक, इस टॉपिक का मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ तक बताया 5वां नंबर, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये जो था पदार्थों की भौतिक प्रकृति। ठीक, इसका मैंने 5वां टॉपिक तक बता दिया है। अब चलते हैं हम अपने इस टॉपिक पे, पदार्थों का वर्गीकरण। द मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, और कैसे बांटा गया। ठीक, अब हम इस कक्षा में इन्हीं सब बातों को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थ के भौतिक गुण पर आधारित वर्गीकरण, यानी यह वर्गीकरण पदार्थ के भौतिक गुण पर किया गया है। ठीक, तो भौतिक गुण पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन है? ठोस, द्रव और गैसीय। ठीक, अब आते हैं, पहले ठोस पढ़ते हैं। ठीक, तो पदार्थ की ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, ठोस पदार्थ में अंतराणु का आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, यानी कि अंतराणु आकर्षण बल जो होता है वह काफ़ी मजबूत होता है, जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे के काफ़ी निकट रहते हैं। वे मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं। ठीक, यानी कि उनमें आकर्षण बल, ठोस पदार्थों में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठीक, जिससे वह एक दूसरे के काफ़ी निकट सटे हुए रहते हैं। ठीक, ठोस पदार्थों में अंतराणु का स्थान बहुत न्यून होता है, यानी कि ठोस पदार्थ जो होते हैं उनमें अंतराणु का आकर्षण बल यह क्या बोलता है इसको, अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है। ठीक, इसी कारण पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते हैं। ठीक, यानी कि ठोस पदार्थ के जो कण है वह स्वतंत्रता पूर्वक एक जगह से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकते। ठीक, हाँ, वे अपने विराम में मध्य स्थान में स्वतंत्र रूप से कंपन कर सकते हैं, यानी कि उनमें आकर्षण बल इतना अधिक है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनके कण नहीं जा सकते, लेकिन वह अपने ही स्थान पे कंपन कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं ठोस पदार्थों के समान गुण पर, यानी कि ठोस पदार्थ के सामान्य गुण जो नॉर्मल उसका गुण है उस गुण पर आते हैं। ठीक, तो ठोस पदार्थों का पहला गुण में आकृति और आयतन, यानी शेप एंड वॉल्यूम, यानी ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं, यानी ठोस पदार्थ का जो शेप और वॉल्यूम है वह क्या होता है, वह निश्चित होता है। ठीक, यहाँ से आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ठोस पदार्थों का आकृति और आयतन निश्चित होता है, लेकिन कैसे होता है, उत्तर दीजिए। तो उत्तर में आप लिखिएगा क्योंकि ठोस पदार्थों में अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है, और अंतराणु का आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, यानी अंतराणु का स्थान कम होने से ठोस पदार्थ का जो वॉल्यूम है वह उतना ही रहता है। ठीक, और आकृति जो है आकर्षण बल की वजह से उसके कण इधर उधर हिल नहीं पाते, जिससे उसकी आकृति बनी रहती है। ठीक, उदाहरण के लिए आप पुस्तक एक ठोस पदार्थ है, पुस्तक को भी ले सकते हैं, इसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित है। ठीक, आते हैं दूसरा नंबर में दिया हुआ है कि घनत्व के बारे में, कि ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठीक, घनत्व का परिभाषा यह पूछ सकता है आपसे, घनत्व किसे कहते हैं? किसी द्रव के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। ठीक, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक, अब आते हैं तीसरा नंबर है द्रवनांक और क्वथनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है ठोस पदार्थ के। ठीक, तो ठोस पदार्थों के द्रवनांक और क्वथनांक प्राय उच्च होते हैं। इसका कारण यह होता है कि ठोस पदार्थ का जो अंतराणु का आकर्षण बल होता है वह काफ़ी मजबूत होता है, जिसके कारण वह जल्दी पिघलता नहीं, यानी कि आप पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ताप बढ़ाने से
कणों का वेग बढ़ता है, यानी कणों का वेग बढ़ेगा तभी तो वो मेल्ट होगा, यानी कण जब इधर उधर गिरेगा तभी उस वही ना मेल्ट हो रहा होगा। ठीक, तो इसके लिए ताप, इसको मेल्ट करने के लिए ताप अधिक लगेगा। ठीक, ताप अधिक लगेगा तो इस द्रवनांक और क्वथनांक, क्वथन भी अधिक होगा, यानी कि जब मेल्ट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी तो उबलने के लिए भी, यानी कि बॉयल करने के लिए भी उससे भी अधिक ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो इसका कारण क्या होता है कि द्रवनांक और क्वथनांक उच्च है। इसका कारण यही है कि इसमें अंतराणु का आकर्षण बल बहुत मजबूत है। ठीक, अब आते हैं चौथा नंबर पर। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। ठीक, यानी कि ठोस पदार्थ जो होता है वह बहुत ही कठोर होता है, मजबूत होता है और दृढ़ होता है। ठीक, तो अब यह कठोर और दृढ़ क्यों होता है? ठीक, तो इसका कारण यह है कि अंतराणु का आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थ परस्पर मजबूती से बंधे रहते हैं। बाहर से दाब पड़ने पर भी इनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, यानी कि बाहर से दाब पड़ने पर भी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों परिवर्तन नहीं होता? क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों में अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है, यानी कि अगर आप बाहर से ठोस पदार्थ में अगर दाब दीजिएगा तो उसके कण जो है, उनके कण के बीच पहले से ही बहुत कम ही स्थान बचा हुआ है, तो वह उस स्थान को नहीं घेर पाता, यानी कि वह दम नहीं पाएगा, तो उसका आकृति और आयतन में कोई अंतर संपीड़ितता पर। ठीक, ठोस पदार्थ वो संपीड़ित होते हैं, यानी कि ठोस पदार्थ का दाब बढ़ाकर या दाब घटाकर आयतन को क्रमशः बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। यानी कि ठोस पदार्थ को जो है दाब आप बढ़ाइए या दाब आप घटाए, उसके आयतन में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक, अब आते हैं बहाव। बहने की प्रवृत्ति होती है कि नहीं? ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ठोस पदार्थ के कण मजबूती से परस्पर बंधे रहते, ये बिना बाधा के एक दूसरे के ऊपर से फिसल नहीं सकती, यानी कि जब ये फिसल नहीं सकते तो यह बहेंगे नहीं, यानी कि इसके कण इधर से उधर घुड़केंगे नहीं तो इसके कण बहेंगे नहीं, तो इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक, आते हैं 7वां नंबर, प्रसार और संकुचन, यानी कि एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। ठीक, ठोस पदार्थ में को गर्म या ठंडा करने पर इनका क्रमशः संकुचन या प्रसार बहुत कम होता है, यानी कि ठोस पदार्थ को अगर आप गर्म कीजिएगा तो उसका जो प्रसार, यानी कि वह जो फैलेगा तो बहुत कम फैलेगा, और ठंडा करने पर वह ना के बराबर सिकुड़ेगा। ठीक, तो इसका कारण क्या होता है? क्योंकि इसमें अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है और जो अंतराणु का आकर्षण बल होता है वह काफ़ी अधिक होता है। ठीक, अब आते हैं ठोस पदार्थ के 8वां नंबर गुण पर, ऊर्ध्वपातन। ठोस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक, ठोस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक, अब यहाँ से आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यानी कि कोई भी ठोस पदार्थ जिसे हम गर्म करेंगे, जैसे कि इस क्रियाकलाप को लीजिए, यहाँ पे ठोस पदार्थ है। ठीक, इसको आप गर्म किए तो यह वाष्प बन के ऊपर आ गया, बिना द्रव में बदले वाष्प बन गया, और ये ऊपर आके फिर ठोस पदार्थ में बिना द्रव में बदले ही आ गया। ठीक, मूल अवस्था में। ठीक, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखिए कौन कौन ऊर्ध्वपातन हो सकता है, किस किस पदार्थ का। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड, जिसे आप नौसादर कहते हैं, यह भी ठोस है, इसका भी आप ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। आयोडीन, कर्पूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ, जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड
कहते हैं। ठीक, आते हैं 9वां नंबर गुण पे, विसरण, यानी इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। विसरण किसे कहते हैं? तो विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। ठीक, यानी किसी पदार्थ, विसरण वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के कण किसी अन्य पदार्थ में प्रवेश करते हैं। ठीक, तो यह गुण ठोस पदार्थों में ना के बराबर पाए जाते हैं। यह कुछ ही ठोस पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि आप कॉपर को ले लीजिए और जिंक को, इन दोनों को अगर आप बांध के रख दीजिएगा कुछ वर्ष तक, बहुत वर्ष तक, तो यह क्या होगा, कुछ हद तक एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाता है। ठीक, स्टूडेंट्स, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। तो आज मैंने यहाँ तक बता दिया है, उसके बाद अगले पार्ट में मैं द्रव के बारे में बता दूंगा। ठीक।